हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज इसके तहत हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं उनके क्षेत्राधिकार पार्ट 4 के बारे में। जी हां दोस्तों, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है, अब ये पार्ट 4 है और ये लास्ट वीडियो है सर्वोच्च न्यायालय के जो शक्तियां हैं उनका क्षेत्राधिकार के बारे में। तो इसके तहत हम बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, इसके अलावा कुछ और शक्तियाँ प्राप्त है जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं जो अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी तीनों पॉइंट पे हम बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने बात किया था कि सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है। आज जो है हम इन्हीं तीनों बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की। तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण समीक्षा है। ठीक है, ये जो है जो उच्चतम न्यायालय है में न्यायिक समीक्षा की जो है ये शक्ति प्राप्त है। इसके तहत क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है या वह राज्य सरकार है, दोनों स्तरों पर जो विधायी और कार्यपालिका है कुछ ऐसे आदेश जारी करते हैं। ठीक है, ऐसे आदेश जारी करते हैं जो कि संविधानिक हैं कि नहीं है, उन्हीं की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। मान लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जो है कुछ ऐसे आदेश जारी कर दिए। ठीक है, अब उन आदेशों को जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, एकदम निगरानी रखती है और देखती है कि जो संविधान है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, विधि पूर्वक है कि नहीं है। यदि यदि वो संविधान के विपरीत अधिकार होते हैं तो उन्हें क्या कर सकती है, अविधिक, असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, इस जब उसने और जब ऐसा सर्वोच्च न्यायालय करती है तो वो जो अधिकार है सरकार उसको लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, यही एक न्यायिक समीक्षा हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो विधायिका है और अविधायी व कार्यपाली जो आदेश हैं, ठीक है, अगर वो जो विधायी सरकार के दोनों स्तरों पे, केंद्र राज्य सरकार दोनों स्तरों पे जो विधायी और कार्यकारी जो आदेश हैं वो संविधान के अगर अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, उसको असंवैधानिक या शून्य या अविधिक घोषित कर सकती है। यानी क्योंकि वो जो उन्होंने आदेश दिया है वो संविधान के अनुसार है ही नहीं है, तो क्या होगा, उसको लागू नहीं किया जा सकता है। उसको मतलब शून्य घोषित यानी ना के बराबर घोषित कर दिया जाएगा और सरकार फिर उसको लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये एक समीक्षा थी, किसकी, न्यायिक समीक्षा है सर्वोच्च न्यायालय की। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, अगर इसमें किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो फिर इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो जो उसमें विवाद होने की स्थिति में इसका इसका जो है निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही के द्वारा ही इसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है। ठीक है, अगर जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको कदाचार के आधार पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन हटाने से पहले राष्ट्रपति जांच के लिए ये मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी जांच करता है और ये पाता है कि उनको दुर्व्यवहार के कारण दोषी पाता है, तो जब हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है या सलाह देता है तो राष्ट्रपति फिर जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, मतलब उनको मानना ही पड़ता है। ये उनकी एक शक्तियां हैं। इसके अलावा एक शक्ति और भी है, अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने फैसले की समीक्षा करने की उसे शक्ति होती है। मान लीजिए उसने कोई जजमेंट दिया, किसी भी मुद्दे पर जजमेंट दिया, तो अगर उसको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार सकती है। ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी वो अपने फैसले पर अडिग नहीं रह सकती कि नहीं मैंने दिया है इसलिए यही सही है, ऐसा नहीं। अगर उसको लगता है तो उसमें जो है किसी न किसी जो हट के फैसला दे सकती है। यानी मान लीजिए कि उसने पहले किसी मुद्दे पर कुछ फैसला दिया, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व फैसला, इसके पहले जो फैसला दिया था 1967 में गोलकनाथ मामले में, उसके हट के फैसला दिया। यानी पहले जब 1967 में उसने कहा कि संविधान की जो है संविधान जो संविधान संशोधन किया जा सकता है, जो उद्देशिका है संविधान की, जो उद्देशिका है उसको भी संशोधित किया जा सकता है। उसने कब कहा,
1967 में कहा, लेकिन 1973 में क्या कहा कि आप कुछ एक आध दो बिंदु को छोड़ के आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो उसने फैसला दिया है वो उस पर अड़िग रहने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर ये फैसला देना चाहिए तो जो पुराना है उसको छोड़ते हुए अगला वो दे सकती है, ये भी उसकी एक शक्ति है। इसके अलावा है उच्चतम न्यायालय में, जैसे अब सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति ये भी है कि उच्च न्यायालय में कुछ मामले लंबित पड़े हैं तो वो अपने पास मंगवा सकती है, उसको ये अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगता है कि किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उच्च न्यायालय में एक ये केस जो है लंबित पड़ा है तो उसको अपने पास बुला सकती है। इसके अलावा वो ये भी कर सकती है कि उसे दूसरे हैं उच्च न्यायालय वहाँ स्थानांतरित भी कर सकती है, यानी वो उनको भी सौंप सकती है, ठीक है। यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में केस को अगर ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, ठीक है। उच्च न्यायालय कभी नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की विधियां भारत के सभी न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो विधियां हैं भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है, ठीक है। और यह डिक्री आदेश पूरे देश में लागू होती है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी डिक्री आदेश विधियां जो होती हैं उच्च न्यायालय ने जारी की है तो भारत के सभी न्यायालयों में वो एक समान रूप से लागू होगी। इसके अलावा आखिरी है, उच्चतम न्यायालय संविधान का अकेला व इकलौता व्याख्याता है। संविधान का व्याख्या कौन, मतलब संविधान हो गया का व्याख्याता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? वो भी सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान की विभिन्न उपबंधों एवं निहित तत्वों का अंतिम रूप से प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ये प्रश्न कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है कि संविधान का व्याख्याता कौन है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति भी आता है और मैक्सिमम लोग राष्ट्रपति करके आते हैं, तो राष्ट्रपति नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 6 नंबर का था, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय संविधान का एक अकेला, वही उच्च न्यायालय नहीं कर सकता, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या कर सकता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? केवल उच्च न्यायालय। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ना कि राष्ट्रपति। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है। जैसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित है। तो तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है, तो 127 में है। अभिलेख न्यायालय किससे संबंधित है, तो 129 में है। और सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र किस में है, तो 131 में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार 137 में है। और रिट जारी करने का अधिकार 139 में है। जो मैंने अभी न्यायाधीश आपको पढ़ाया पिछले पार्ट 3 में, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, ठीक है। तो ये जितने रीट होते हैं ये सारे रीट जो है जारी करने का अधिकार ये है 139 में, ठीक है। 226 में, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय करती है और सर्वोच्च न्यायालय 139 में। राष्ट्रपति को एक सलाह देने के लिए जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सलाह किसके अंतर्गत आती है? 143 के अंतर्गत आती है। यानी राष्ट्रपति को अधिकार है कि और सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। तो दोस्तों इस तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार हैं, वो समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक से संबंधित आपको लगता है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उससे संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों 102 वीडियो अभी सर्वोच्च न्यायालय के अभी और आएंगे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।